गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम अपने चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक जो है द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हम उसके बारे में बात करेंगे। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन और आपका इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया था, तो उसी में ये एक टॉपिक आता है। इसमें से कई बार पीएमटी में आपसे जनरल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि हाइड्रोजन इमिशन की जब हम बात करते हैं तो बेटा देखो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। बेटा देखो आपके वेरियस साइंटिस्ट थे जिसने एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया, एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस को लेके हमने स्टडी की, तो हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब में एट लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस को डाला और वहां से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया। तो जब हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया तो हमने स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर फाइंड आउट किया कि देयर आर द वेरियस लाइन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब में लिया, लो प्रेशर रखा, वहां से हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने पर भी फाउंड डेट कि वहां पर कुछ लाइंस इमिट हुई। तो उन लाइंस को हमने जब स्पेक्ट्रोस्कोप के ऊपर ऑब्टेन किया तो वो सारी चीजें किससे रिलेटेड थी, हाइड्रोजन से। तो हमने उसको नाम क्या दे दिया बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो इमिशन, ये जो आपकी वेरियस जो लाइंस ऑब्टेन हुई है, अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। तो हर लाइन को उनके साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नाम दिया। तो जब हमने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे फर्दर किसी भी पार्टिकल की जब हम स्टडी करते हैं तो जनरली देयर आर द 6 टाइप ऑफ लाइंस आर ऑब्टेन। हालांकि कुछ बुक्स में 5 दे रखी है, लेकिन जनरली ये 6 थी, जिसमें देखिए सबसे जो सीरीज हमें मिली, फर्स्ट वन इज योर लेमन सीरीज, इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ये सबसे पहली सीरीज थी। सेकंड वन इज योर बाल्मर सीरीज, थर्ड वन इज योर पाश्चन सीरीज, फोर्थ वन इज योर ब्रैकेट, देन पफर्न एंड देन हेम्फ्री। ये 6 सीरीज थी। अब इसमें देखो पीएमटी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ये बताइए किस रीजन के अंदर आपकी लेमन सीरीज लाई करती है, या किस रीजन में आपकी जो बाल्मर सीरीज है वो लाई करती है। तो बेटा ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लेमन सीरीज है ये अल्ट्रावायलेट जो रीजन होता है हमारा, हमने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जब हम चीजें देखते हैं तो वी फाउंड है जो लेमन सीरीज हाइड्रोजन की ऑब्टेन हुई जो लाइन वो किस रीजन में मिलेगी आपको, अल्ट्रावायलेट में। इसी तरीके से जो बाल्मर सीरीज है वो किस रीजन में मिलेगी, विजिबल में। और इससे बियॉन्ड जितनी भी आपकी सीरीज है, दैट वन इज योर पाश्चन, ब्रैकेट, पफर्न एंड हम्फ्री, ये चारों की चारों आपको किस रीजन में मिलेगी बेटा, इंफ्रारेड। ये बकायदा क्वेश्चन आपका पीएमटी के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना, लेमन सीरीज किस रीजन में है, अल्ट्रावायलेट। बाल्मर सीरीज किस रीजन में है बेटा, विजिबल रीजन में। और बाकी के जो आपकी रेडिएशन है वो किस रीजन में है बेटा, इंफ्रारेड में। दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब बेटा देखो दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। एक्चुअली आप जब भी रेडिएशंस की बात करते हैं तो रेडिएशंस जो होती है ना वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए रिडबर्ग हमारा एक साइंटिस्ट था, तो रिडबर्ग ने एक फार्मूला दिया 1890 में टू कैलकुलेट द वेव नंबर्स, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इनको कैलकुलेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है आपकी लाइन्स। तो दैट फार्मूला इज कॉल्ड रिडबर्ग फार्मूला and it is given in 1890 and this formula is used for the calculation of the wave number। और अगर हम वेव नंबर निकाल सकते हैं तो हम वेवलेंथ का भी पता कर सकते हैं, और वेवलेंथ का पता कर सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी का भी पता कर सकते हैं। तो इनसे हम 3 चीजें निकाल सकते हैं, वेव नंबर भी, आपकी वेवलेंथ भी और आपकी फ्रीक्वेंसी भी। तो रिडबर्ग ने जो फार्मूला दिया दैट वन इज v bar, this is the wave number which is equal to r ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर। बेटा ये v बार ये तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, दिस वन इज योर वेव नंबर। ये r रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है और इस रिडबर्ग कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है। जैसे हमने पीछे प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा था, प्लैंक्स कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू, लाइक दैट जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी भी फिक्स वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज 109677 पर सेंटीमीटर। And if we are taken it in meter, it is 1.097 into 10 की पावर 7 पर मीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एंड दिस n1 एंड n2 जो है ये होल नंबर होते हैं जो कि हर पर्टिकुलर सीरीज का अलग होता है, जिसमें n1 जो आपका होता है वो कांस्टेंट होता है, हर सीरीज का फिक्स है,
और N2 है वो वरी होता रहता है, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां एक्साइट हुआ। दिस पॉइंट इज क्लियर। ये अभी मैं आपको क्लियर करूंगी कि यहाँ एक्साइट का मतलब क्या है। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखें कि R आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 109677 है। N1 और N2 आपकी ये सीरीज होती है जिसमें से N1 हर पर्टिकुलर सीरीज का फिक्स होता है और N2 जो होता है वो क्या होता है बेटा आपका वरी होता है। अब हम बात करते हैं मैडम यहाँ पर N1 और N2 किस तरीके से वरी होता है, किस तरीके से हमने इसको फिक्स किया। अब देखो बेटा, जब हमने हाइड्रोजन की स्टडी की तो हमने ये सीरीज ऑब्टेन की, ये इसी मैनर में ही ऑब्टेन हुई थी। मींस सबसे पहले हमें लेमन ही मिला था, फिर हमें बार्मर मिला, फिर हमें पाश्चन मिली, फिर ब्रैकेट, पफन एंड हेम्फ्री। तो क्योंकि सबसे पहले आपको लेमन सीरीज मिली थी तो बेटा दो रीजन होते हैं, एक होता है N1 और एक होता है N2। बेटा N1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, जहां आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं खड़ी हूं तो दैट वन इज द ग्राउंड स्टेट, राइट। सडनली मान लीजिए कोई स्नेक आ जाए, है ना, तो स्नेक आते मेरी रिएक्शन क्या होगी, मैं एकदम से उछलूंगी ना। जिस पॉइंट पे मैं उछलती हूँ तो वो वाली स्टेट क्या हो जाएगी बेटा हमारी एक्साइटेड स्टेट, तो वो हम क्या नाम दे देंगे N2। एक्साइटेड स्टेट हमेशा कुछ सेकंड्स के लिए होती है, वो परमानेंट नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही सांप आएगा मैं अपनी पोजीशन से ऊपर जंप लेती हूँ तो मैं कितनी देर हवा में रह सकती हूँ, ज्यादा टाइम के लिए तो नहीं रह सकती ना, मैं वापस से ग्राउंड स्टेट पे चली जाऊंगी। हमेशा ध्यान रखना ग्राउंड स्टेट फिक्स होती है, राइट। एक्साइटेड स्टेट कभी भी फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका नॉर्मल आप आराम से घर में है, एकदम से आपको पता लगे कि आपका रिजल्ट आ गया, यू टॉप इन द क्लास, तो क्या होगा, आप एकदम से एक्साइटेड लेवल में चले जाएंगे, लेकिन वहां कितनी देर तक रहेंगे, है ना। आप पड़ोसियों को बताएंगे, इधर उधर बताएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन यूं तो नहीं है ना कि आप पूरे साल ही वो चीज करते रहेंगे, नहीं। ओके, तो वापस से आप क्या करेंगे, अपनी स्टेट पे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके किसी रिलेटिव की शादी है तो आप क्या करते हो, रिलेटिव के घर में कितने दिन रह सकते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन जैसे ही फंक्शन खत्म होगा तो आप वापस से अपने घर पे आ जाओगे ना। तो बेटा जो हमारा घर है वो हमारी ग्राउंड स्टेट है, वो फिक्स है, और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं जहां आप जा तो सकते हो लेकिन नॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस से आपको अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना है, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड योर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज, ध्यान रखना, ये हमेशा टेम्परेरी होती है, फिक्स नहीं होती है। तो N1 समझ में आ गया, N1 हमारा क्या होता है फिक्स, N2 हमारा होता है वरी, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि लेमन सबसे पहली सीरीज थी तो N1 इसका क्या हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। बार्मर हमारी सेकंड सीरीज है तो इसका N1 क्या होगा 2। पाश्चन हमारी क्या है थर्ड सीरीज है तो इसका N1 क्या हो जाएगा 3। ब्रैकेट हमारा क्या है 4 सीरीज है तो ये क्या हो जाएगा 4। और फंड हमारी कौन सी सीरीज है 5, तो इसका N1 क्या है फिक्स 5, और ये कौन सी है 6th, तो N1 इसका हमारा क्या हो जाएगा 6। ध्यान रखना इन सब का ये N1 फिक्स है। मतलब अगर मैं पूछूं लेमन का या नाम ले दूं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया, लेमन नाम आते ही अंडरस्टूड है कि मतलब वहाँ N1 तुम्हारा क्या होगा 1 होगा। अगर मैं नाम बार्मर का ले दूं तो नाम क्या होगा बेटा 2। अगर पाश्चन का नाम ले दूं तो N1 क्या होगा 3। तो ये तो हमारे फिक्स हो गए। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा लेमन N1 इज इक्वल टू 1, बार्मर N1 इज इक्वल टू 2, पाश्चन N1 इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट N1 इज इक्वल टू 4, पफन N1 इज इक्वल टू 5, हेम्फ्री N1 इज इक्वल टू 6, ये फिक्स हो गया, राइट। अब बात करते हैं N2 की। बेटा N2 तो मेरा कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है जैसे, राइट। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देखिए कोई भी चीज कभी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक तब तक नहीं जाएगी या ऊपर से नीचे तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसमें एनर्जी नहीं लगाओगे। बिना एनर्जी के कोई भी चीज अपनी जगह नहीं छोड़ती, हमेशा ध्यान रखना। बिना फंक्शन के, बिना इनविटेशन के आप किसी के भी घर में नहीं चले जाएंगे। आप किसी के भी घर में कब जाएंगे, जब आपको बुलाया जाएगा ना तभी जाएंगे ना, या अननेसेसरली चले जाएंगे किसी के घर में, नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते। या बिना किसी रीजन के उछलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, देयर इज सम रीजन। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो आपका प्रेजेंट है ये नेक्स्ट स्टेट में आ सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकता है, लेकिन कब आएगा जब आप इसको एनर्जी दोगे। अब देखो एनर्जी भी डिपेंड करती है ना बेटा, आप एनर्जी कम देते हो या ज्यादा देते हो। अगर आप एनर्जी कम देते हो तो ये पास वाले ही सीरीज पे जाएगा, लेकिन अगर आप एनर्जी ज्यादा दे दो तो जरूरी थोड़ी ना कि वो यहीं पर ही लैंडिंग करे, वो यहाँ पर भी तो लैंडिंग कर सकता है, राइट। और ज्यादा एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकता है। तो इसका मतलब N2 फिक्स नहीं है। N2 किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, एनर्जी पे। और N2 क्या होता है एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए लेमन के लिए N1 1 है, लेकिन N2 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है।
दिस पॉइंट इज क्लियर। इसी तरीके से देखो बाल्मर जो है वो 2 है, इसका N1 2 है। अब मैं एनर्जी देके इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी भेज सकती हूँ, यहाँ भी भेज सकती हूँ और यहाँ भी भेज सकती हूँ, लेकिन ध्यान रखना यहाँ नहीं भेज सकती क्योंकि इसमें एनर्जी इससे ज्यादा है तो वो अपने से लो लेवल पे नहीं जाता, वो हमेशा अपने हाई लेवल पे जाता है। तो जब कोई चीज हाई लेवल पे जाती है ना बेटा तो उस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड मतलब एकदम से एक्साइट हो जाना, ठीक है, निकल जाना। इसी तरीके से पाश्चन है, पाश्चन का N1 3 है, लेकिन N2 जो है इस 3 को मैं यहाँ भेज सकती हूँ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके, इसको यहाँ भेज सकती हूँ, यहाँ भेज सकती हूँ, लेकिन इससे नीचे नहीं भेज सकती हूँ। इज इट क्लियर? आई बात समझ में बेटा? तो ध्यान रखना N1 हर सीरीज का फिक्स है लेकिन N2 आपका फिक्स नहीं है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज का है। अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है, देखो ये तो हाइड्रोजन का है, अगर कोई हाइड्रोजन जैसा पार्टिकल आता है, हाइड्रोजन जैसा पार्टिकल का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन जितना एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन होता है 1, अब मैं बोल दूं He पॉजिटिव, बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, लेकिन मैंने आपको पीछे क्लासेस में बताया है जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका मतलब एक कम होता है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और यहाँ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है +1, तो -1 कर दूंगी तो कितना बच जाएगा 1। तो ये पार्टिकल हाइड्रोजन जैसा हो गया। देखो मैं ये नहीं कह रही कि ये पार्टिकल हाइड्रोजन हो गया, मैं ये कह रही हूँ ये पार्टिकल हाइड्रोजन जैसा हो गया। किसके बेसिस पर? उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए, अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात हो तो जो तुम्हारा वेव नंबर है उसका फार्मूला बन जाता है वेव नंबर इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ब्रैकेट 1 इनटू में Z स्क्वायर, और ये Z होता है एटॉमिक नंबर। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, तो इस Z स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर लिथियम आ जाए, देखिए बेटा लिथियम Li2 पॉजिटिव, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, लेकिन यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बच गया 1। तो ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हो गया ना, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो यहाँ Z स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर। दिस पॉइंट इज क्लियर? आगे बात समझ में यहाँ तक? तो N1 फिक्स होता है, N2 चेंज होता है। अब इसी में कई बार ना न्यूमेरिकल में एक जगह आपको कंफ्यूज कर देते हैं, वो क्या कंफ्यूज कर देते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन लेमन सीरीज में था और लेमन सीरीज से हमने उस इलेक्ट्रॉन को लिमिटिंग लाइन में भेज दिया। अब उसने वहां आपको ये नहीं बताया कि उसने किस ऑर्बिट पे भेजा है, मतलब किस जगह पर भेजा है, वह बाल्मर पे भेजा है, पाश्चन पे भेजा है, ब्रैकेट पे भेजा है, क्योंकि लेमन का N1 तो फिक्स है। N2 अगर बाल्मर पे भेजता तो 2 हो जाता, N2 अगर पाश्चन में भेजता तो 3 हो जाता, लेकिन उसने एक वर्ड यूज किया एंड दैट वर्ड इज बेटा लिमिटिंग। तो हमेशा ध्यान रखना अगर कभी भी लिमिटिंग वैल्यू ये लिमिटिंग लाइन का वर्ड आ जाता है तो आपने हमेशा वहां N2 इनफाइनाइट लेना है। ये अंडरस्टूड है, पेपर वाला आपको ये बोलेगा नहीं कि मैंने उसको इनफाइनाइट लेवल तक भेजा है। अगर लिमिटिंग वर्ड आ जाता है, लिमिटिंग वैल्यू या आपका लिमिटिंग लाइन, तो हमेशा ध्यान रखना N2 किसके इक्वल हो जाएगा इनफाइनाइट। आ गई ये बात समझ में? ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक चीज और मैं बताती हूँ। ये तो हमारा सिंपल था बेटा, इस तरीके से N1 N2 दे देंगे, वेव नंबर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। इसी में क्या होता है, कई बार ये बोल देते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का और वो एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो बताओ कितनी लाइंस निकालेगा। अब बेटा इस फार्मूले से तो आप सिर्फ भी बात निकाल सकते हो या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ी से जो फार्मूलेज हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से वो इसके चेंज की बात कर रहा है। बेटा ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। पहला तो क्वेश्चन वो ये बोल दे कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, जैसे मैं ये बोल दूं इलेक्ट्रॉन आपका 5th लेवल पे था और 5th से वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। किसी की भी ग्राउंड स्टेट 1 होगी, ध्यान रखना 0 मत कर देना, ठीक है। फिर मैं ये पूछ लूं, ये बताओ नंबर ऑफ इमिशंस कितने होंगे, ये अंडरस्टूड है। तो बेटा एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट पे जब कोई चीज आती है तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ लाइंस निकालने का। ये इंपॉर्टेंट है पीएमटी और उसमें कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस व्हेन द क्वेश्चन इज दैट व्हेन योर इलेक्ट्रॉन इज coming from excited state to ground state, तो n-1/2। तो बेटा n का मतलब हो जाएगा वो एक्साइटेड स्टेट जहां से वो इलेक्ट्रॉन चला, बोथ एन आर द सेम। तो यहाँ n कितना हमने बताया 5,
तो 5 माइनस 1 ऑब्लिक 2, तो 5 इंटू में 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन 5th सीरीज पे है, मतलब पफंड पे है, और पफंड से जब वो ग्राउंड स्टेट पे अगर आता है तो वहां पर इस तरीके की कितनी लाइंस ऑब्टेन होंगी बेटा 10 होंगी। इसी तरीके से मैं बोलूँ 4th पे तो बेटा 4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकली 6। मतलब अगर ब्रैकेट से वो ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वहाँ नंबर ऑफ लाइंस कितनी रिलीज होंगी 6। ये तो तब हमारा फार्मूला बनता है जब मैं आपको ये सीधा बोल रही हूँ कि इस स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, पर लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड से ग्राउंड पे आए। मींस टू से आपका पफंड से इस पे भी आ सकता है, पफंड सीरीज से पाश्चन पे भी आ सकता है ना, मतलब फिक्स आपको स्टेट्स भी दे सकते हैं। तो उस ड्यूरेशन में हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो फार्मूला बन जाता है n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो n2 यहाँ पर मतलब जहां से वो चला, जैसे मैं ये बोल दूं 5th से 3 पे आया, मतलब पफंड से पाश्चन सीरीज पे इलेक्ट्रॉन आया, ध्यान रखना। तो बेटा n2 हमेशा n1 से मतलब बड़ा ही होता है। बेटा 5 माइनस 3 प्लस 1/2। 5 माइनस 3 कहां से कहां है, पफंड से पाश्चन पे आया है। तो पफंड में कितना है नंबर n2, मतलब ये n2 माइनस 1 फिक्स स्टेट नहीं है इनकी, ये ध्यान रखना कि भाई n2 तो मैडम ने बोला था वरी कर रही है n1, मतलब यहाँ n2 माइनस n1 का मतलब जहां पहले इलेक्ट्रॉन था वहां से वो दूसरी स्टेट पे कहाँ आया। तो n2 माइनस n1 का मतलब है पफंड की सीरीज क्या थी 5 और पाश्चन की सीरीज क्या थी 3। तो बेटा 5 माइनस 3 देन 5 माइनस 3 प्लस 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस वन इज 2 इंटू में 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 एंड 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो बाय में 2, तो ये कैंसिल, कितनी लाइंस आ गई 3। मींस टू से अगर आपका इलेक्ट्रॉन पफंड से पाश्चन सीरीज पे आता है तो इन बिटवीन वो कितनी लाइंस प्रोड्यूस करेगा बेटा 3 लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, टेक एन अनदर एग्जांपल, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि आपका हम्फ्री से 6th रीजन से 11 पे आ रहा है, तो इसका मतलब n2 हमारा हो गया 6 और n1 हमारा क्या हो गया बेटा 1। फार्मूला पुट करते 6 माइनस 1 बाय n2 माइनस n1, 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो 5 इंटू में 6 ये कैंसिल हो गया, 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। तो इसका मतलब जब हम्फ्री से अगर 11 सीरीज पे आता है तो वहां पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी 15 हो जाएंगी। दिस पॉइंट इज क्लियर बेटा। तो ध्यान रखना, when from any excited state it comes to ground state, our formula is n minus 1/2, but when it is given that from excited to a fixed ground state, वो कोई भी सीरीज आपकी हो सकती है, तो हमारा फार्मूला चेंज हो जाता है n2 minus n1 and into में n2 minus n1 plus 1 divided by 2. This all is very important from the point of view your class, from the point of view your PMT। बेटा बहुत बार ये वाला किस सीरीज में इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। Is it clear? तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर अब ये जो हमने फार्मूला बताया इससे रिलेट अब हम न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।